सिकंदर, एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है। आज हम उसी योद्धा की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने सिर्फ एक दशक में, सोचिए सिर्फ एक दशक में, दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेला आदमी सिर्फ 11 सालों में उस वक्त की जानी पहचानी दुनिया को जीत सका? क्या ये सिर्फ उसकी मिलिट्री जीनियस थी, या कोई ऐसा जुनून था जिसकी कोई हद ही नहीं थी, या फिर किस्मत का कोई बड़ा खेल? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 11 साल, जी हां, सिर्फ 11 साल। सोचकर देखिए, जितना वक्त हमें एक डिग्री पूरी करने में लगता है, उतने में सिकंदर ने 3 महाद्वीपों पर अपना परचम लहरा दिया था। एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। तो कमर कस लीजिए, यह सफर बहुत बहुत तेज होने वाला है। तो ये कहानी शुरू होती है एक किंवदंती के बनने से, एक ऐसा महाकाव्य अभियान जिसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। देखिए, सिकंदर ने सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया। उसे विरासत में मिली थी अपने पिता फिलिप द्वितीय से एक ऐसी सेना जो लड़ना जानती थी, जो घातक थी, और सिकंदर के सीने में उसमें तो पूरी दुनिया को जीतने की आग धधक रही थी। और ये है उस विजय अभियान का रोड मैप। 334 बीसीई में ग्रैनिकस से शुरुआत, फिर इस्सिस, गौगामिला और आखिर में 326 बीसीई में भारत में हाइडेस्पीस तक, और फिर बेबीलोन में अंत। हर एक नाम एक कहानी है, एक मील का पत्थर है। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अब 2 साम्राज्यों का टकराव होने वाला है। अभियान का पहला ही पड़ाव सिकंदर को सीधा उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी विशाल फारसी साम्राज्य के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये सचमुच में एक डेविड और गोलियत वाली लड़ाई थी। एक तरफ छोटा सा मैसेडोनिया और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। और यहां मिली पहली बड़ी जीत, 334 बीसीई, ग्रैनिकस का युद्ध। सिकंदर ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने खुद अपनी कैवलरी को लीड करते हुए नदी पार की और सीधा फारसियों पर धावा बोल दिया। ये एक बहुत ही रिस्की मूव था, लेकिन इसने काम कर दिया। इस एक जीत ने न सिर्फ उसे एशिया में पैर जमाने की जगह दी, बल्कि पूरे फारसी साम्राज्य में एक संदेश भेज दिया कि सिकंदर आ चुका है। अब ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं रही, ये 2 लोगों की बन गई। एक तरफ सिकंदर, मैसेडोनियन सेना का वो लीडर जो सब कुछ जीतने आया था, और दूसरी तरफ डेरियस तृतीय, विशाल फारसी साम्राज्य का शहंशाह जिसके पास खोने के लिए सब कुछ था। इन दोनों के पहले आमने सामने के टकराव से पहले माहौल में टेंशन बढ़ चुका था। और फिर आया इस्सिस का युद्ध, 333 बीसीई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। सिकंदर ने बैटलफील्ड की तंग जगह का पूरा फायदा उठाया और फारसी सेना के बीच से चीरता हुआ निकल गया। डेरियस को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, यहां तक कि अपने परिवार को भी पीछे छोड़ना पड़ा। सिकंदर ने उसे सिर्फ हराया नहीं था, ये एक तरह से उसकी बेइज्जती थी, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री। इस्सिस की जीत के बाद अब फारसी साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। टायर के तट से लेकर बेबीलोन के दिल तक ये वो कहानी है कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य घुटनों पर आ गया। अब बात करते हैं टायर की घेराबंदी की। सोचिए, एक द्वीप पर बना किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन सिकंदर के लिए नामुमकिन जैसा कोई शब्द था ही नहीं। उसने एक ऐसा इंजीनियरिंग मावल कर दिखाया जो आज भी हैरान करता है। उसने समुद्र के ऊपर एक रास्ता, एक पुल बनवा दिया ताकि उसकी सीज मशीन्स किले की दीवारों तक पहुंच सकें। 7 महीने, पूरे 7 महीने की जबरदस्त घेराबंदी के बाद टायर भी सिकंदर के कदमों में था। मिस्र में कहानी थोड़ी अलग थी। यहां सिकंदर का स्वागत एक हमलावर की तरह नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता की तरह हुआ जो उन्हें फारसी शासन से आजाद कराने आया था। और सिकंदर ने भी बड़ी समझदारी दिखाई। उसने उनके देवी देवताओं का, उनकी परंपराओं का सम्मान किया, और बदले में उसे वहां का फिरौन घोषित कर दिया गया। और हां, यहीं पर उसने उस महान शहर अलेक्जेंड्रिया की नींव रखी जो सदियों तक ज्ञान का केंद्र बना रहा। और फिर आया द फाइनल शोडाउन, गौगोमेला का युद्ध। ये आखिरी और निर्णायक लड़ाई थी। फारसी सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी, लेकिन सिकंदर के पास थी उसकी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। उसने कमाल की चाल चली, फारसी सेना के बीच में एक गैप बनाया और अपनी कैवलरी के साथ सीधा डेरियस पर हमला कर दिया। डेरियस एक बार फिर भागा, और बस ये फारसी साम्राज्य के लिए चेकमेट था। बेबीलोन और फारस के दिल का रास्ता अब पूरी तरह खुल चुका था। अब जब फारस जीत लिया तो कोई भी सोचता कि बस अब रुक जाओ, पर सिकंदर नहीं।
उसकी जीत की प्यास अभी बुझी नहीं थी। उसे तो दुनिया के अंत तक पहुंचना था, और यही जुनून उसे और आगे भारत की ओर ले गया। अब हम उसके अभियान के सबसे मुश्किल और थका देने वाले हिस्से में पहुंच रहे हैं। ये थी सबसे पूर्वी सीमा। जरा एक पल के लिए सोचिए, सिकंदर अपनी सेना को कहां तक ले आया था। उसके सैनिकों के लिए तो यह सचमुच दुनिया का अंत था। घर से हजारों मील दूर एक अनजान धरती पर एक ऐसा सफर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस अचीवमेंट का स्केल समझना ही बहुत मुश्किल है। और भारत में सिकंदर का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजा पोरस और उनके युद्ध हाथी हाइडस्पेस की लड़ाई बहुत भयानक थी। सिकंदर ने यहां अपनी आखिरी बड़ी जीत तो हासिल की, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसने उसकी थकी हारी सेना का मनोबल तोड़ दिया, और आखिरकार सैनिकों ने आगे जाने से इनकार कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। तो ये था सिकंदर का विजय अभियान। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी एक अमर विरासत भी है। एक ऐसा दशक जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब उसके असर पर एक नजर डालते हैं। और फिर 323 BCE में बेबीलोन में सब कुछ खत्म हो गया। महज 32 साल की उम्र में, अपनी ताकत के शिखर पर, जब वो और भी विजय की योजनाएं बना रहा था, सिकंदर की अचानक मौत हो गई। विडंबना देखिए, जिस आदमी ने पूरी दुनिया जीत ली, वो मौत को नहीं जीत सका। और क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, उसका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य उसके जनरल्स के बीच ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर उसकी इस बेमिसाल कामयाबी का राज क्या था? ये कई चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। पहली, उसकी स्पीड और सरप्राइज। वो इतनी तेजी से हमला करता था कि दुश्मन को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। दूसरी, उसकी रणनीतिक प्रतिभा और हर हालात में ढल जाने की काबिलियत। तीसरी, उसकी सेना की वफादारी, जो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। और आखिर में उसकी दूरदर्शिता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नए शहर बसाना, जिसने ग्रीक कल्चर को दूर दूर तक फैलाया। उसकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत शायद ये है कि इतिहास के सबसे महान मिलिट्री लीडर्स, हैनिबल से लेकर जूलियस सीजर और नेपोलियन बोनापार्ट तक, सब उसे अपनी प्रेरणा मानते थे, उसकी रणनीतियों से सीखते थे। उसका असर वाकई में वक्त से परे है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि किसी भी लीडर की विरासत का असली पैमाना क्या होता है। क्या वो जीती हुई लड़ाइयां हैं, या बनाए गए शहर, या फिर वो विचार जो सदियों तक गूंजते रहते हैं और दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।